इस लेक्चर में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली ये कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस है, रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि ये प्रोसेस है जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का अभी गवर्नमेंट और आरबीआई ये अलाउ करने जा रही है कि डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर है या फॉरेन पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। फॉरेन पार्टिसिपेशन का मतलब है विदेशी कंपनियां यहाँ आके इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बॉन्ड खरीदें या शेयर खरीदें या खुद की कंपनी खोलें, ये इन्वेस्टमेंट करें। इसका मतलब क्या होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का? देखो, पूरे वर्ल्ड में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है हर एक कंट्री का। जैसे हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करें तो इसमें सारे ट्रांजैक्शन जो हमारी कंट्री के होते हैं बाकी पूरे वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कि हमारी कंट्री के जितनी भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, गुड्स या सर्विसेज, वस्तुएं, माल, हम सेवा खरीदते हैं दूसरी कंट्री से या बेचते हैं, ये सारा जो अकाउंट है, ट्रांजैक्शन है, ये सब को मिला के बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इस बैलेंस पेमेंट अकाउंट में दो अकाउंट आते हैं, एक आता है करंट अकाउंट और दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब ये है इस अकाउंट में वो चीज़ें मेंशन की जाती हैं। मान लो दो बुक हैं, दो ये कॉपी हैं, इसमें दो अकाउंट है, एक है करंट अकाउंट की कॉपी, दूसरी है कैपिटल अकाउंट की। करंट अकाउंट में सारा लेखा जोखा सारा हम नोट क्या करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी हम दूसरे देश में आयात करेंगे या निर्यात करेंगे, दूसरे देश से निर्यात करें, दूसरे देश से आयात करेंगे या दूसरे देश में निर्यात करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे वस्तुएं, माल, सेवाएं, ये सब करंट अकाउंट में मेंशन होता है। दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है कैपिटल का, यानी कि पूंजी का, पूंजी रुपया का, मनी का, इन्वेस्टमेंट में या लोन की तरह। देखो, हमारे देश से दूसरे देश में कोई कंपनी गई, मान लो रिलायंस इन्वेस्टमेंट कर रही है अफ्रीकन कंट्रीज में, तो ये क्या है, कैपिटल अकाउंट में आएगा। या दूसरे देश की कंपनी आके हमारी किसी कंपनी के शेयर खरीद ले 10% से ज़्यादा या उससे कम, तो ये क्या है, कैपिटल अकाउंट में उसका मेंशन होगा। या यहाँ पे आके ज़मीन खरीद ले, अपनी कंपनी बनाए और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए, मैन्युफैक्चरिंग करे, तो ये आएगा कैपिटल अकाउंट में। या हमारे देश से कोई लोन ले ले या हम किसी दूसरे देश से लोन ले लें, तो ये सब किस में आएगा, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा सारा लेखा जोखा। तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब है और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का। देखो, हमारे देश में जो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है वो हमारे देश में फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। ये इसका मतलब ये है हम दूसरे देश से कितना ही गुड सर्विस खरीद सकते हैं और किसी दूसरे देश को कितना ही बेच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कोई कंपनी खरीदना चाहे, बेचना चाहे। इसका मतलब हुआ फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, यानी कि हम अपने रुपये को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब उस देश से कुछ खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट में तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं या यहाँ पे लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ये पार्शियल है हमारे देश में, फुल नहीं है। ये याद रखना आपको, हमारे देश में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, पार्शियल है। जैसे हमारे देश में मान लो इन्वेस्टमेंट की जाती है, बाहर से एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी जो प्रत्यक्ष इन्वेस्टमेंट, निवेश आता है हमारे देश में, या हम किसी देश में जाके करते हैं एफडीआई, दूसरे देश के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी देश की कंपनियां, तो ये पार्शियल है हमारे देश में। जैसे हमारे देश में डिफेंस सेक्टर में अलाउ किया है 74%, या रिटेल सेक्टर में मान लो कर दिया अलाउ 100% इन्वेस्टमेंट, यानी कि दूसरे देश की कंपनियां आएंगी रिटेल सेक्टर में, जैसे वस्तुएं बेचना खरीदना, जैसे फ्लिपकार्ट पे वस्तुएं भेजना खरीदना करते हैं, ऐसे ई कॉमर्स कंपनी है, ऐसे 100% अलाउ कर दिया, मान लो गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो ये क्या है, इसमें फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। लेकिन सारे सेक्टर में तो नहीं है ना, सारे सेक्टर में हमने अलाउ नहीं किया कि बाहर विदेशी कंपनी आए और अपना सारा पैसा किसी बिजनेस में चलाएं, वही चलाएं उस बिजनेस को, ऐसा हमारे देश में अभी नहीं अलाउ किया है। यानी कि पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि थोड़ा बहुत है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, इस तरह से। फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ करंट अकाउंट में, ये याद रखना आपको। यानी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि फ्रीडम टू कंडक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन विदाउट एनी कॉन्स्टेंट, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी बाधा रुकावट के, कॉन्स्टेंट के वो इन्वेस्टमेंट कर सके, निवेश कर सके, किसी को आज़ादी हो, तब बोलते हैं कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। यानी कि इस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में क्या होगा कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी,
रुपीज़ पे, इंडियन रेजिडेंट पे, कि वो अपनी फॉरेन करेंसी में बदलवा सकता है, कन्वर्ट करवा सकता है और किसी भी फॉरेन असेट को, विदेशी संपत्ति को खरीद सकता है और विदेश से हमारे यहाँ पे कोई भी खरीद सकता है। फुल का मतलब ये होगा, लेकिन फुल नहीं है हमारे देश में, यानी कि कोई भी NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हमारे इंडिया में वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा सकता है, फॉरेन करेंसी को भी कन्वर्ट करा सकता है और हमारे इंडिया में वो असेट खरीद सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, ज़मीन खरीद सकता है। तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कैसे इवॉल्व होती है, कब से इसका कंसेप्ट आता है हमारे इंडिया में? देखो, हमारे इंडिया में आप सबको पता है 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया। पीवीजी आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी की, जो अगर NCERT पढ़ी होगी 11th क्लास की, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। PLG है ना, PLG प्राइवेटाइजेशन, LPG बोलते हैं ना इसको शॉर्टकट में, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG। तो ये जो स्टार्ट किया था 1991 से, ये नरसिम्हन कमेटी बैठी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे हमने स्टार्ट किया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, लिबरलाइजेशन, रूल को लिबरलाइज कर दिया, उदार कर दिया थोड़ा, यानी कि रूल को इतना कठोर नहीं बनाया, थोड़ा कमज़ोर कर दिया रूल्स नियम थे जो, और ग्लोबलाइजेशन कर दिया, यानी कि बाहर देश से हमारी जो इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज आ सके, आसानी से खरीदी बेची जा सके। और 5 साल के अंदर अंदर हम मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पे मूव कर गए, यानी कि RBI जो पहले डॉलर के मुकाबले अपने रुपया को फिक्स करता था कि रुपया का इतना प्राइस रहेगा, RBI इंटरफेयर करता था, RBI फिक्स करता था उसको, लेकिन हम ये मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पे मूव कर गई। यानी कि अब RBI फिक्स नहीं करता है डॉलर के मुकाबले रुपया का रेट कितना रहेगा, कौन करता है? डिमांड और सप्लाई के बेस पे, जितनी डिमांड और सप्लाई रहेगी मार्केट में उसके बेस पे ये डिफाइन होता है हमारे रुपया का डॉलर के मुकाबले रेट या किसी और करेंसी के मुकाबले रेट उसका। तो हम फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे तो मूव कर गई, यानी कि कितनी भी गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं करंट अकाउंट पे, लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं शिफ्ट हुए। हमने ये लिबरलाइजेशन जब से स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली ये प्रोसेस स्टार्ट किया कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का भी, लेकिन फुल नहीं किया अभी तक। पार्शियली ओपन है कैपिटल अकाउंट, यानी कि नॉन रेजिडेंट, उन्हें कंप्लीट फ्रीडम नहीं है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की, पार्शियली कर सकते हैं। सिंगल डायरेक्शन में 1991 में ये फ्लेक्सिबिलिटी आई, यानी कि इनफ्लो ज़्यादा है हमारे देश में आउटफ्लो से ज़्यादा। आउटफ्लो इतना नहीं है, हम दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करते, बल्कि हमारे देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, इनफ्लो ज़्यादा आती है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में भी। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया 1999 में, इसमें करंट अकाउंट को और थोड़ा लिबरलाइज किया, थोड़ा और उदार बनाया, और हमने कुछ एक्सटेंट तक कैपिटल अकाउंट में भी थोड़ा ट्रांजैक्शन इसमें भी थोड़ा लिबरलाइज बनाया, लेकिन फुल नहीं है अभी तक भी। ग्रेजुअली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अलाउ किया कि डोमेस्टिक इक्विटी, डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट में वो इन्वेस्ट करें, यानी कि हमारे देश में अब FDI आना ज़्यादा शुरू हो गया। तो FDI देखो, अगर 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी कंपनी में, मान लो कोई कंपनी बनी हुई है, जियो कंपनी है, मान लो ये 10,000 करोड़ की कंपनी है और इसका 10% कितना हो जाएगा? 1,000 करोड़। अगर 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ये FDI माना जाएगा। मान लो कोई विदेशी कंपनी है, मान लो ये टुक टुक नाम की कोई कंपनी है, टुक टुक नाम की कंपनी आई, विदेशी कंपनी, इसने जियो का 10% खरीद रही हिस्सेदारी शेयर, यानी कि 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा खरीद लिया, मान लो 15%, तो ये क्या है? FDI मानी जाएगी। ये रूल ऐसे कहते हैं हमारे इंडिया में। और इससे कम है, 10% से कम, तो वो FPI समझी जाएगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो इनमें फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई FDI पे भी, लेकिन अभी भी रेस्ट्रिक्शन है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में भी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। किसी में 26% की लिमिट है, किसी सेक्टर में, किसी में 49 की है, किसी में 74 की है, किसी में 100% भी कर रखी है। तो ये FDI देखो, जब से ये रेस्ट्रिक्शन हटाई थी थोड़ी बहुत, तो जितनी FDI अभी तक 1991 से हमारे देश में आई है, पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट इसकी आधा हाफ, यानी कि 50% तक FDI आई है पिछले 5 साल में हमारे इंडिया में। जितनी 1991 से अब तक FDI है उसका 50% पिछले 5 सालों में आ गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा पिछले 5 सालों में ज़्यादा FDI आई है। और FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आया है। इक्विटी, डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा कर ये एक्टिव रहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2021 के दौरान FPI लगभग $10.8 बिलियन आई है हमारे इंडिया में। इसने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग खरीदी, IPO होता है जब भी कोई कंपनी
शेयर मार्केट में अपना पहला शेयर जारी करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। इसके लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है उसमें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टोटल अराउंड है $200 बिलियन के, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट $8 बिलियन से कम है। ये इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और पॉलिटिकल विलिंगनेस की ये सजेस्ट करते हैं कि आगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में अगर जाना है, कन्वर्ट करना है इंडिया को, तो ये इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हमें करनी पड़ेगी और पॉलिटिकल विलिंगनेस भी होनी चाहिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या चुनौतियां अगर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की तरफ, फुल कैपिटल अकाउंट की तरफ मूव करेंगे तो क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। ये कमेटी आपको जरूर याद होनी चाहिए जब भी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करें। ये तारापुर कमेटी, ये 2 बार बैठी थी, 2 बार इसने रिपोर्ट दी थी इस कमेटी ने, 1997 में और 2006 में। इसने देखो, इसने फुल कन्वर्टेबिलिटी के लिए, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए, फुल के लिए इसने सपोर्ट दिया, रिकमेंडेशन दी, लेकिन इसने कुछ प्री कंडीशन रखी कि इंडिया तभी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, तब ये प्री कंडीशन को वो अचीव कर लेगा। कौन कौन सी प्री कंडीशन है? ये कंडीशन है कि ये कहा पहले तो इंडिया का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% ऑफ जीडीपी से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, जो फिस्कल घाटा है, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट ये कहा जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में, जो महंगाई की दर है वो 3 से 5% के बीच में होनी चाहिए लगभग 3 साल लगातार। और जो इफेक्टिव CRR है, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो होता है कोई भी, जैसे बैंक होता है, जैसे SBI है, इसको RBI में जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें कुछ पैसा कैश में रखना पड़ता है RBI के पास, उसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ये RBI फिक्स करे कि ये लगभग 3% के अराउंड हो। और NPA जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि बैंक से किसी ने पैसा लिया और वापस नहीं चुकाया, उसको वापस नहीं दिया, तो वो NPA बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। उसका टाइम पीरियड है इंडिविजुअल और कंपनी के लिए 90-180 डेज का, तो उसमें NPA बन जाता है वो। तो ये NPA ये भी 5% या उससे कम होना चाहिए। जब ये 4 कंडीशन फुलफिल हो जाएं तब इंडिया मूव कर सकता है। तो देखो, मेंस में अगर क्वेश्चन आए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए, तो ये तारापुर की 4 जो रिकमेंडेशन है तारापुर कमेटी की, तो ये आपको जरूर लिखनी है कि ये इंडिया अचीव करे तभी मूव करे। तो इंडिया को ये सारी कंडीशन, ये क्राइटेरिया अभी हासिल करने बाकी हैं, अभी तक नहीं किए। इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है फॉरेन डोमेस्टिक कैपिटल का, वो अभी उसमें वॉलेटिलिटी है इंडिया में, क्योंकि इसकी वजह से अगर ज़्यादा इनफ्लो आउटफ्लो हो गया, इसकी वजह से हमारी जो करेंसी है उसका एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हो सकता है, यानी कि हमारी करेंसी का मूल्य ज़्यादा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसकी वजह से हमारी मॉनेटरी और फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है इस पर प्रभाव पड़ेगा। 2006 में जो तारापुर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसने ये कहा, देखो जिस कंट्री ने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी हासिल की है ना, यानी कि उसने अलाउ कर रखी है जिस कंट्री ने, तो उस कंट्री ने भी फिस्कल पोजीशन उसकी कंफर्टेबल नहीं है, उसमें भी करेंसी क्राइसिस देखने को मिला है। उनकी करेंसी क्या है, मुद्रा इतनी नीचे गिर गई है कि उनकी जो एक्सचेंज रेट है वो भी डिटोरिएट हो गया है, वो भी मतलब बिगड़ गया है एक्सचेंज रेट भी। एक्सेसिव एप्रिसिएशन की वजह से भी मान लो करेंसी की ज़्यादा मूल्य बढ़ जाए, डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो इससे भी हमको नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान है। हम मान लो चावल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले वो ज़्यादा मजबूत होगी। मान लो $1 के मुकाबले ₹1 हो गया, मान लो हो गया ₹1 हो गया, $1 के मुकाबले ₹1 है। अभी जैसे मान लो 75 के अराउंड है, 75 रुपये बराबर $1 है। अब मान लो चावल ₹40 किलो या 75 रुपये किलो चावल है, मान लो बासमती चावल बेच रहे हो आप, अभी 75 रुपये किलो है इंडिया में। अब बेचोगे बाहर तो $1 अमेरिका मान लो बेच रहे हो आप, तो अमेरिका को $1 ही देना पड़ेगा। अगर हमारा रुपया मजबूत हो गया, $1 के मुकाबले हो गया हमारा ₹1, तो अब अमेरिका जो खरीदेगा उसे $75 देने पड़ेंगे 1 किलो चावल को खरीदने के लिए, क्योंकि 75 रुपीज़ है और ₹1 $1 के बराबर है, तो 75 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि नुकसान हो गया ना अमेरिका का। तो अमेरिका क्यों करेगा? मान लो जहाँ पे सस्ता मिल रहा है उसे $1 में 2 किलो 3 किलो चावल मिलेंगे, तो वो वहाँ से खरीदेगा, क्योंकि इसे $75 देने पड़ रहे हैं 1 किलो चावल खरीदने के लिए। तो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं हमारे देश से जो निर्यात करते हैं, दूसरे देश में बेचते हैं माल, उनके लिए तो नुकसान ही होगा ना, क्योंकि उनका माल कोई नहीं खरीदेगा। और जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा कम्पिटिटिव बन जाएगा।
इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हम पहले जब क्या है, पहले 75 रुपीज़ के बराबर था $1, तो $1 की चीज़ के लिए हमें 75 रुपये देने पड़ रहे थे। अब हमें $1 की चीज़ के लिए $1 देना पड़ेगा, क्योंकि $1 1 रुपये के बराबर है, तो इंपोर्ट हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। लेकिन तो इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट करने लगेंगे। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए फ़ायदा जब होता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, निर्यात करे। तो इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट को भी ये बिगाड़ देगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, देखो अगर इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होगा तो इससे क्या होगा, इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व हैं ऑलरेडी, अभी इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो कितना है, अभी $635 बिलियन है हमारा फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इतना डॉलर है आरबीआई के पास। पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज, 4थे नंबर पे है। तो इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा अगर मान लो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर भी लेता है, तो कैसे फ़ायदा होगा, इससे क्या है, लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का हो सकता है। इसकी वजह से हाई स्टेरिलाइजेशन कॉस्ट हो सकती है। ये देखो 1% ऑफ जीडीपी के बराबर हो सकता है स्टेरिलाइजेशन कॉस्ट। ये स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है ये मॉनेटरी एक्शन की एक फॉर्म है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, स्टेरिलाइजेशन करता है उस केस में जो इनफ्लो और आउटफ्लो का जो इफेक्ट है उसको लिमिट करने के लिए। मान लो ज़्यादा हमारे यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, ताकि मनी सप्लाई पे हमारे इंडिया में इफेक्ट ना पड़े, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस अपनाता है सेंट्रल बैंक। इसके अलावा फर्दर जो कैपिटल अकाउंट है वो लिबरलाइज होगा, तो इसके लिए इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है सॉल्यूशन, देखो सबसे पहले तो एन.के. सिंह जो पैनल बैठा था, एक कमेटी मान लो, पैनल मान लो, इसने रिकमेंडेशन की थी, सिफारिश की थी कि इंडिया का क्या है, जो सॉवरेन डेट है, जो कर्ज है इंडिया का, वो 60% ऑफ जीडीपी होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए कोविड-19 के बाद। आरबीआई गवर्नर को भी ये करना चाहिए कि जो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो देखो एक प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए, ग्रेजुअल प्रोसेस, ना कि सिंगल इवेंट में। ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर के लिए आप एकदम से अचानक से फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दो कि सारी विदेशी कंपनियां एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दें 100% तक किसी सेक्टर में। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि लीनियर नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। पहले थोड़ा करो 10 मान लो 26%, फिर थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, इस तरह से प्रोसेस होना चाहिए। तो यही था बस इस लेक्चर में, ये तो कुछ है नहीं।